चलो शुरू करते हैं। देखो जो कहानी परसों बताई थी एक बार और सुनाएंगे। छोटी कहानी है, बहुत प्यारी सी कहानी है। क्या समझाया था समझ लेते हैं। सेंटर में होता है एक न्यूक्लियर, रिकॉर्डिंग चालू है, चालू है ना? ओके। सेंटर में होता है बच्चे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में अंदर कौन पड़े होते हैं? पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन। न्यूक्लियस के चारों तरफ ये नाभिक, ये इसके चारों तरफ होती है कोश, शेल। उसमें कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन। ठीक, खूब सारे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। अब मैं ये कह रहा था कि जो सेंटर में पड़ा पॉजिटिव चार्ज है वो बाहर पड़े और अंदर पड़े नेगेटिव चार्ज पे क्या एक बल लगाता है? लगाता है। इसको फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, ये तो बचपन में ही पढ़ा होगा कि प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सही बात है। माइनस माइनस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, प्लस प्लस भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये तो पता था ना। अब वापस आते हैं। अगर ये सेंटर में बैठा पॉजिटिव चार्ज, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, लगाएगा सब पे, अभी इसकी बात कर रहा हूँ, क्या इस पे अपनी तरफ एक बल लगाएगा? क्या इसको अपनी तरफ खींचेगा? खींचेगा। ठीक। जिस बल से ये इस वाले चार्ज को ये सेंटर का न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ खींचता था उसको कहते थे वास्तविक नाभिकीय आवेश। किसको याद है? जिसको नहीं याद है क्या समझ में आया? वास्तविक नाभिकीय आवेश क्या है? वास्तविक नाभिकीय आवेश अंदर पड़े हुए न्यूक्लियस के जो प्लस चार्ज हैं उसने सबसे अंतिम कोश में पड़े इलेक्ट्रॉन पे जो बल लगाता सब पे। डेफिनेशन में कौन आ रहा है? सबसे अंतिम कोश में पड़े हुए इलेक्ट्रॉन पे जो बल लगाया उसको नाम दिया वास्तविक नाभिकीय आवेश, एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज। ओके, ये हो गया। लेकिन जब नए साइंटिस्ट भैया लोग आए तो कहे भैया एक बात बताओ, तुमने तो जब ये पढ़ा तो केवल यही फोर्स कंसीडर किया जो इसके बीच में लग रहा है। क्या जब ये इसको अपने पास एक बार आजा आजा बोल रहा होगा, क्या उसी वक्त ये अंदर बैठा माइनस वाला इलेक्ट्रॉन इसको जाने के लिए नहीं बोल रहा होगा? भाई माइनस और माइनस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, क्या उल्टी दिशा में बल लगाएगा? इसने बुलाया 10 न्यूटन से एक बार आजा आजा, इसने बोला वापस चला जा कबूतर, जा 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 2 न्यूटन से बोला। ये बोले एक बार आजा आजा 10 न्यूटन से, ये बोले 2 न्यूटन से कि जा 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 कबूतर जा। तो अब जो नया बल आएगा क्या वो 10 न्यूटन से थोड़ा कम होगा? होगा। कितना कम होगा? क्या 8 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। तो अब ये जो नया बल आया, जो इसकी मौजूदगी में जो कम हो गया है, जो अब नया बल आया है, उस नए बल, उस नए फोर्स को, उस नए चार्ज को कहते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। नाभिकीय आवेश, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। दोनों बात समझ में आई? ये अंदर बैठा माइनस चार्ज क्या इस लगने वाले बल को कम कर रहा है? कर रहा है। मतलब कि अगर ये इससे प्यार करता था और पूरे 10 न्यूटन से प्यार करता था तो इस प्यार की इसने क्या रक्षा करने की शुरुआत कर दी? जो पापा मम्मी हमारे रक्षा करते हैं क्या वो चाहते हैं कि हम किसी और से प्यार करें? नहीं चाहते। सही बात है कि नहीं? अगर वो नहीं चाहते तो क्या वो एक ढाल, एक परिरक्षक की तरह काम कर रहे हैं? कर रहे हैं। एक परिरक्षक, एक ढाल का काम है कि वो बल जो बाहर से लगने वाला है उसको लगने ना दें। सही बात। ये रहे हमारे मम्मी पापा। ठीक, हमारी मम्मी कहीं सिमरन मैं तुझे इसे ले जाने नहीं दूंगी। इसने बुलाया अपनी प्रिया को, प्रिया एक बार आ जा, जा 10 न्यूटन से आ जा, बुलाया इसने। लेकिन क्या मम्मी ने क्या बोला? 2 न्यूटन से मम्मी ने बोला कबूतर जा जा जा। मम्मी क्या ढाल बन गई? क्या मम्मी ने रक्षा कर ली? इसकी रक्षा कर ली। अरे इसकी रक्षा करी, किसी की भी रक्षा करी। रक्षा ऐसे करी कि बल को कम कर दिया। अगर बल को कम कर दिया तो क्या मम्मी जो है वो एक ढाल बन गई हैं? मम्मी क्या बन गई? ढाल बन गई। ये जो ढाल बनी है, इस ढाल को, इससे जो प्रभाव पड़ता है इसे परिरक्षक प्रभाव या आवरण प्रभाव कहते हैं। समझ में आया?
इस ढाल ने इस लगने वाले बल को क्या किया है? कम किया है। एक बात बचाओ, क्या वास्तविक नाभिकीय आवेश का जो मान था वो हमेशा 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 प्रभाविक नाभिकीय आवेश से ज़्यादा होता है? देखो, वास्तविक वाला क्या था और प्रभाविक वाला कितना है? प्रभाविक कम होता है, वास्तविक ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चे? ये गैप क्यों आ रहा है? क्योंकि बीच में कौन आ गया है? ढाल कौन बन के आ गई हैं? मम्मी ढाल बन के आ गई हैं। उन्होंने इस प्रभाव को कम कर दिया है। समझ में आया? ये सारी बातें क्लियर हो गई। सारे गाने याद रहेंगे। 2 गाने याद कराए हैं। प्रभाविक नाभिकीय आवेश मतलब वह नया बल जिससे सेंटर वाला न्यूक्लियस का बैठा पॉजिटिव चार्ज बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुलाता है। एक बार आजा अंदर बैठी जो इलेक्ट्रॉन, अंदर के कोश के जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारी मम्मी है, वो ढाल बन जाती है। कबूतर जा 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 क्या करती है? कौन सा प्रभाव डालती है? आवरण या फिर परिरक्षक, शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। कोई तकलीफ किसी को? क्या समझ में आ गया क्या? अब इसको हम आगे इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। बच्चे, मैं जब ये पढ़ा रहा था तो उसी वक्त मैंने ये बात बताई थी कि इससे जुड़े हुए और भी कई इफेक्ट होते हैं। ऐसे समझो, सेंटर में बैठे न्यूक्लियस ने जब बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे बल लगाया तो क्या वो उसको अपनी तरफ खींच रहा है? पूरी ताकत से खींच रहा है कि नहीं? एक बार आजा आजा, पूरी ताकत से आजा आजा। जब ये इसको 8 न्यूटन से खींच रहा होगा उस वक्त तुम गए विलन बन के। विलन का काम होता है जीवन में लव स्टोरी में पड़े दोनों लड़का लड़की में से लड़की को उड़ा के ले जाता है। तो तुम हो विलन और तुम आए, तुम कहे इस लव स्टोरी में लड़का लड़की को एक बार आजा आजा कर रहा है 8 न्यूटन से। मैं आया विलन बन के और मैं इस इलेक्ट्रॉन को उड़ा ले जाऊंगा अपने साथ। तो जब तुम में से कोई बाहरी बल किसी अंतिम कोश में पड़े इलेक्ट्रॉन को बाहर खींच के निकाल के लेके चला जाता है, इस प्रभाव को आगे जाकर के आयनन ऊर्जा पढ़ोगे। समझ में आया? पढ़ोगे। मैं अभी क्यों बता रहा हूं इसको? क्योंकि अगर एक बात बताओ, किसी में प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान ज़्यादा है, Z इफेक्टिव की वैल्यू ज़्यादा है, मतलब उसका सेंटर उस इलेक्ट्रॉन पे बल ज़्यादा लगा रहा है। बोलो, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? मैंने बोला किसी तत्व का प्रभाविक नाभिकीय आवेश, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, प्रभाविक नाभिकीय आवेश ज़्यादा है, मतलब वो बल जो सेंटर में बैठ के न्यूक्लियस अंतिम इलेक्ट्रॉन पे लगा रहा है, क्या वो ज़्यादा है? यही तो होता है। क्या एक बार आजा आजा ज़्यादा है? क्या एक बार आजा आजा ज़्यादा है? और अगर किसी इलेक्ट्रॉन का एक बार आजा आजा ज़्यादा है तो क्या वो छोड़ के जाएगा? नहीं जाएगा। तो क्या विलन उसको लेके जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। नहीं जा पाएगा ना। ये लेके जाएगा कि नहीं जाएगा, यही तुम प्रभाव पड़ोगे आयनन ऊर्जा में। अगर लेके आसानी से चला गया तो आयनन ऊर्जा कम है, अगर कम बहुत मुश्किल से लेके गया तो आयनन ऊर्जा ज़्यादा है। ये सब बाद में पढ़ोगे, अभी समझना नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि कैसे इस एक गाने और 2 गाने से सब रिलेट करा दूँगा। समझ में आया? तो ये गाना समझ में आना बहुत ज़रूरी है। समझ में आया? तो मैं न्यूक्लियस, वो मेरा प्यार है इलेक्ट्रॉन, मैं उसको बुला रहा हूँ एक बार आजा जा 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 जा। ये है कौन सा प्रभाव? प्रभाविक नाभिकीय आवेश। ठीक है, शुरू में वास्तविक था, लेकिन जब इसका प्रभाव हमने पढ़ लिया, आवरण प्रभाव, उसके बाद जो नया बल आया उसको प्रभाविक नाभिकीय आवेश। तो आज से एक बार आजा आजा गाना मैं जब भी गाऊंगा तो प्रभाविक नाभिकीय आवेश दिमाग में आना चाहिए। आएगा? मैं सेंटर का न्यूक्लियस, ये बीच में हमारी मम्मी खड़ी है, वो रहा मेरी इलेक्ट्रॉन। मम्मी क्या कह रही है? इलेक्ट्रॉन को लेके जाऊं कि ना जाऊं? ना जाओ। मम्मी क्या बोलती? कबूतर जा जा जा। मम्मी तो बता रही है ना, तो मम्मी क्या आवरण प्रभाव लगा रही है। तो आज से जब भी गाना गाऊंगा कबूतर जा जा जा, तो कौन सा प्रभाव आएगा? आवरण प्रभाव। किसी को तकलीफ? समझ में आ गया? अब आगे बढ़े। ये पुराना रिकैप था। अब हम आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं Z इफेक्टिव का फॉर्मूला। प्रभाविक नाभिकीय आवेश का फॉर्मूला क्या होता है उसको Z इफेक्टिव लिखेंगे याद से। Z माइनस सिग्मा। ये सिग्मा क्या है? आवरण प्रभाव का कांस्टेंट है, जो ढाल का कांस्टेंट है। और ये Z क्या है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर लिखो। इफेक्टिव, Z इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, Z मतलब वास्तविक, रियल न्यूक्लियर चार्ज।
आनंद ऊर्जा भी नहीं पढ़ना बच्चे, आगे बढ़ा, छोड़ दो आगे बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा। वो तो बस ऐसे तुम्हें बता रहा था कि क्या लिंक कर सकते हो तुम लोग, मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा आगे, टेंशन नहीं लेने का। अभी बस ये जानने को, अभी सिर्फ 2 गाने याद होने चाहिए अच्छे से। Z इफेक्टिव का फॉर्मूला है, प्रभाविक नाभिकीय आवेश का फॉर्मूला है ये। बच्चे इधर देखो, ये फॉर्मूला याद नहीं करना है, देखो कितना सिंपल है। बचपन में जब साइंटिस्टों ने पहली बार पढ़ा तो उन्होंने वास्तविक नाभिकीय आवेश दिया था। फिर नए साइंटिस्ट उन्होंने कहा एक मम्मी होती हैं जो कि आवरण प्रभाव लगाती हैं, क्या उस प्रभाव के लगने के बाद बल जो है पहले से कम हो गया था? कम हुआ है इसलिए सब्ट्रैक्ट कर दिया, हुआ। कम होने के बाद जो नया बल आया उसको क्या नाम दिया? प्रभाविक नाभिकीय आवेश। तो जो तब से मैं बोल रहा हूँ ये उसका फॉर्मूला में रिप्रेजेंटेशन है। समझ में आया? लिख लो फॉर्मूला फटाफट। सबने लिख लिया? ये सिग्मा है स्क्रीनिंग कांस्टेंट। आवरण प्रभाव का कांस्टेंट है ये। कांस्टेंट तो समझते हो ना? यस सर, जो बदलेगा वो कभी बदलता नहीं है। सबने लिख लिया? ये स्क्रीनिंग क्या है सर? हाँ, इसी को स्क्रीनिंग भी कहते हैं, परिरक्षक प्रभाव। परिरक्षक या आवरण प्रभाव दोनों लिख लो। सबने लिख लिया? यस सर। किसको नहीं आया? लिख लिया? अब बच्चों लिखे हो, एक ग्रुप में खुल गया, क्या आ रही है, टूट नहीं गया। यही तकलीफें हैं ग्रुप में और पीरियड में। क्या होता है ये पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पे और ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है? लिखो, लेफ्ट से राइट जाने पे शील्डिंग इफेक्ट या परिरक्षक प्रभाव घटता है और ऊपर से नीचे आने पे बढ़ता है। एरो बना लो और यहाँ लिखना ऊपर परिरक्षक प्रभाव या स्क्रीनिंग इफेक्ट। हाँ, ये ऐसे बनाओ एरो। इसका मतलब क्या है? एक पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर क्या हो रहा है? शील्डिंग इफेक्ट घट रहा है और ऊपर से नीचे आने पे बढ़ रहा है। ऊपर से नीचे? हाँ, ऊपर, ये एरो नीचे का है ना, ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पे शील्डिंग जब ग्रुप वाइज जाएंगे हाँ, फिर घटेगा, और पीरियड वाइज जाओगे तो घटेगा और ग्रुप वाइज जाओगे तो बढ़ेगा। हाँ, ये ग्रुप है ना, इधर लिख लो GROUP, ग्रुप है नीचे ऊपर से, और इधर लिख लो PERIO, इधर पीरियड है। और यहाँ प्रभाव लिखोगे स्क्रीनिंग इफेक्ट या परिरक्षक प्रभाव। यस सर। समझ नहीं आ रहा। क्या नहीं आया बच्चे? ग्रुप तो मतलब ऐसे चलता है ना इधर? नहीं बच्चे, ग्रुप ऊपर से नीचे चलता है, वो ऐसे ऐसे पीरियड चलता है। 18 ग्रुप, तभी तो 18 ग्रुप होते हैं। ऐसे ऊपर से नीचे वाले को ग्रुप कहते हैं, दाएं से बाएं वाले को पीरियड कहते हैं। समझ में आ गया? यस सर। ये जो लिखा है ये समझ में आया? आया भाई। ऊपर से नीचे ग्रुप में जाओगे तो बढ़ेगा, मतलब नीचे बढ़ेगा। ऊपर से नीचे जाने, देखो एरो ऊपर की तरफ लिखा है, मतलब इंक्रीज, वो इंक्रीज का साइन है बच्चे। जैसे वो घटने का साइन है, ये बढ़ने का साइन है। तो नीचे आने पे बढ़ेगा। जिसको ये बात साइन लैंग्वेज में समझ आई, लिख लो कॉपी में कि ऊपर से नीचे जाने पर ग्रुप में स्क्रीनिंग इफेक्ट परिरक्षक प्रभाव बढ़ता है। लिख लो कॉपी में, जिसको गलत, जिसको कंफ्यूजन है। एग्जाम्पल समझाने जा रहा हूँ बच्चों। देखो, अब पीरियोडिक टेबल याद होगी। यस सर। हेलिना के रफ से फरियाद याद है? यस सर। हेलिना की, तो सोडियम नीचे है Yes, और पोटेशियम उसके भी नीचे है, Yes, sir. है ना? तो सोडियम और पोटेशियम नीचे, और जो नीचे है उसका शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है। तो क्या पोटेशियम का शील्डिंग इफेक्ट सोडियम से? पोटेशियम का सोडियम पोटेशियम कम है। लीना की लिखो, आंसर बताओ तीनों में कंपैरिजन करके। शील्डिंग इफेक्ट, आवरण के प्रभाव। पास लिथियम का है। क्या ऐसे लिख दूं? नहीं बच्चे, ऐसे होगा। यस सर, ऐसे हो जाएगा। हाँ, लीना का, हाँ। नीचे आने पे बढ़ता है, मतलब नीचे वाले का ज़्यादा होता है, ज़्यादा है। इसीलिए कहा लिख लो कॉपी में। अगर वो साइन लैंग्वेज समझ नहीं आई तो कॉपी में लिख लो कि ऊपर से नीचे ग्रुप में जाने पर आवरण प्रभाव बढ़ता है, आवरण प्रभाव बढ़ता है। तो देखो बच्चे, क्या ऊपर से नीचे आ रहा है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। क्या आवरण प्रभाव बढ़ रहा है? सोडियम का लिथियम से ज़्यादा है, पोटेशियम का सोडियम से भी ज़्यादा है। समझ में आया? किसको समझ में नहीं आया? क्या बच्चे?
क्या इंग्लिश में? ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप, ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस। पीरियड में जाने पे क्या होता है? घटता है। याद रहेगा? याद रहेगा। लेफ्ट से राइट जाने पर पीरियड में, लेफ्ट से राइट जाने पर पीरियड में, फ्रॉम ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। तुमने ग्रुप वाला लिख लिया बच्चे? नहीं लिख पाए तो बताऊं। ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप, गोइंग डाउन द ग्रुप, गोइंग डाउन द ग्रुप शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस। पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर या लेफ्ट से राइट पीरियड में जाने पर शील्डिंग इफेक्ट या परिरक्षक प्रभाव घटता है। लिख लिया? ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीजेस। समझ में आया बच्चों? अब मुझे बताओ, अब ये समझ में आ रहा है कि नहीं? सही लिखा है कि नहीं? तो मुझे बताओ, बेरिलियम और बोरॉन और कार्बन में किसका ज़्यादा होगा शील्डिंग इफेक्ट? बताओ सही लिखा है गलत लिखा है? किसको लग रहा है गलत लिखा है बच्चों? ऊपर देखो, सही लिखा है गलत लिखा है? लेफ्ट से राइट जा रहे हैं पीरियड में, डिक्रीज होना चाहिए, तो देखो डिक्रीज सबसे ज़्यादा इसका है, फिर उससे कम, फिर उससे कम। सही बात है? सही बात है? किसी को तकलीफ नहीं ना? अब आगे बढ़ो। ये हो गया पहला रूल। अब इस रूल से मुझे एक बात बताओ, पहले तो एक बात तुम ये बताओ, आवरण प्रभाव और प्रभाविक नाभिकीय आवेश ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, सीधे होते हैं? उल्टे होते हैं। जब जब आवरण प्रभाव स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा होता था, ढाल मजबूत हो जाती थी, तो बल जो वो लगा रहा है क्या कम हो जाता था? ढाल मजबूत थी, मम्मी मजबूत हो गई थी, तो ढाल बल कम हो गया था ना? 10 से 8 हो गया था। बल और मजबूत हो गया, 10 से 6 हो जाएगा। बल बहुत मजबूत हो गया, 10 से 2 हो जाएगा। तो जब जब ढाल ज़्यादा मजबूत, प्रभाविक नाभिकीय आवेश कम। सही बात है? मतलब दोनों एक दूसरे को उल्टे चलते हैं। तो ये बात लिख लो, ये बात लिख लो कि Z इफेक्टिव जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है शील्डिंग इफेक्ट के। लिख लो। हिंदी वाले लिखेंगे प्रभाविक नाभिकीय आवेश इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परिरक्षक या आवरण प्रभाव। नाभिकीय आवेश इनवर्सली ऐसे लिखते हैं, डायरेक्टली ये साइन लगाते हैं 1/, शील्डिंग इफेक्ट। आवेश इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट। हाँ, अनुप्रमानुपाती। ये तुम लोग बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल को? अनुप्रमानुपाती होता है इसके आवरण प्रभाव के। सही बात है? उल्टा चलता है। अगर ढाल मजबूत है तो प्रभाविक नाभिकीय आवेश Z इफेक्टिव कम हो जाएगा। तो अब बताओ, अभी अभी शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर सिखा दिया ना, तो क्या अब इसकी वजह से Z इफेक्टिव बता सकते हो? प्रभाविक नाभिकीय आवेश बता सकते हो? बता सकते हो? अभी अभी तुमको शील्डिंग इफेक्ट बता दिया, और शील्डिंग इफेक्ट से Z इफेक्टिव कैसे निकालना पता? दोनों उल्टे चलते हैं। तो मुझे बताओ, इस वाले सवाल में Z इफेक्टिव का ऑर्डर क्या होगा? ऐसे उल्टा कर देंगे यार, उल्टा करेंगे, दोनों उल्टे चलते हैं एक दूसरे के। तो ऐसे लिख दूं, ये और ये हटा के ऐसा लिख दूं? यस ठीक है, उल्टा कर दिया बिल्कुल। हाँ, ये जो ब्रिज एलिमेंट बताया था वो कैसे बताया? ब्रिज एलिमेंट तुम पढ़े नहीं थे क्या? ब्रिज एलिमेंट का बस इतना मतलब होता है कि मैंने विकर्ण संबंध याद है बताया था। तो जब वो पुल किन्हीं दो तत्वों के बीच बनेगा, तो किस तत्व को पुल का मेन भागीदार मानेंगे, उसी को पुल तत्व विकर्ण संबंध है। एक विकर्ण मतलब एक पुल बन रहा है एक दूसरे के बीच में, तो पुल में मेन कौन है? उसी को ब्रिज एलिमेंट बोला है। सेतु तत्व जो उस पुल को बनाने में सबसे ज़्यादा मदद कर रहा है। उस विकर्ण संबंध में दो लोगों के बीच का संबंध है, इसीलिए झड़प हुई थी। मेंडलीव क्या कहे गए? थर्ड पीरियड वाले हैं। नहीं, सारे थर्ड मतलब लिखा है मोस्टली। मेंडलीव के टाइम पर उन्होंने सारे ही मान लिए थे। और हम लोग क्या बोलते हैं? सेकंड पीरियड वाले हैं, है ना? हाँ, बस यही था। बस उनके नाम है, तुम्हें पता नहीं कि कौन कौन होते हैं ब्रिज एलिमेंट। सेतु तत्व कहते हैं किनको है? कोई पूछे तो पता होना चाहिए, रीजन कोई नहीं पूछेगा। अब वापस आओ बच्चे, Z इफेक्टिव का ऑर्डर निकाल लोगे अब तुम लोग, कोई तकलीफ? एक मुझे सवाल करके बताओ। कितना है? 1/, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट अनुप्रमानुपाती लिखे तो थे तुम लोग अभी। मैंने लिखाया है प्रभाविक नाभिकीय आवेश अनुप्रमानुपाती होता है किसके? आवरण प्रभाव या परिरक्षक प्रभाव के। लिख लिया? अब आ जाओ वापस, एक एग्जांपल बताओ, एक एग्जांपल और करो।
बेटा मांगे कार, इन तीनों में मुझे जेड इफेक्टिव क्वार्टर बताओ। सिर्फ इसमें बताओ, चलो बेटा और मांगे में किसका ज़्यादा होगा जेड इफेक्टिव? सर बेटा बेटा का ज़्यादा होगा, मैग्नीशियम का होगा। मैग्नीशियम का ज़्यादा होगा। किसको लग रहा है बेरिलियम का ज़्यादा होगा? कैसे करोगे सवाल को? जेड इफेक्टिव निकालने के लिए क्या बताया बेबी? जेड इफेक्टिव मतलब प्रभाविक नाभिकीय आवेश, उसको निकालने के लिए तुम्हें चाहिए आवरण प्रभाव, क्योंकि उसका उल्टा होता है। अगर आवरण निकाल लियो तो उसका उल्टा कर देना। अब आवरण प्रभाव निकालने के लिए भी तरकीब बताई है। ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, बेरिलियम के बाद आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम है नीचे, तो नीचे वाले का ज्यादा होगा, लिखाया है। तो क्या आवरण प्रभाव मैग्नीशियम का ज्यादा होगा? तो क्या प्रभाविक नाभिकीय आवेश मैग्नीशियम का कम होगा? यस सर, बेरिलियम का ज़्यादा होगा। बेरिलियम का ज्यादा होगा। कोई तकलीफ? मैग्नीशियम का कम है, बेरिलियम का ज्यादा है। कोई तकलीफ? और यही मैं जेड इफेक्टिव की जगह आवरण प्रभाव का पूछ देता क्रम, तो उल्टा कर देंगे इसको, मैग्नीशियम का ज्यादा आ जाएगा। सही बात है। कोई तकलीफ? सिंपल है, इजी, एकदम इजी। ठीक, अगला लिखो सेकंड पॉइंट। वैल्यू सिग्मा का मान, इसको सिग्मा कहते हैं, इसको सिग्मा। सिग्मा मतलब स्क्रीनिंग कांस्टेंट। कांस्टेंट को हिंदी में क्या कहते हैं यार? हाँ? नियतांक, 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 हाँ नियतांक कहते हैं। स्क्रीनिंग कांस्टेंट, तो उसको स्क्रीनिंग का नियतांक कहेंगे, या आवरण प्रभाव का नियतांक। ठीक है, उसको कांस्टेंट कहेंगे, उसका नाम होता है सिग्मा। बस तुम ये सिग्मा नहीं लिखना था तो तुम सीधा सीधा लिख लो कि जो आवरण प्रभाव होता है, उसका मान जो है, उसका जो, अब नहीं उसको तो लिखना ही नहीं यार, तो लिखा दिया। अब ये लिखो पॉजिटिव बाय नेगेटिव, नया फॉर्मूला लिखो। नहीं वो लिखवा दिया, नहीं लिखवाना। अरे ऊपर हिंदी में लिखवा दीजिए, पहला पॉइंट लिखवाया ये, वही लिखवा रहे, तो लिखवा दिया है यार। बोर्ड मिटाने के लिए कुछ नहीं है। रहने दो, उससे मिटा दूंगा। यार सर को बोलना पड़ेगा एक डस्टर ला दे पहले, तो सबसे बहुत जरूरी है। बच्चे जेड इफेक्टिव जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव चार्ज के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव चार्ज के। आपका मास्टर साहब ये क्या पढ़ा दिया आपने? रेशियो नहीं है ये डायरेक्टली है, ये इनवर्सली है, एक ही साथ लिख दिया है। समझ गए कि नहीं समझे? नहीं समझे तो लिख दिया, मिटा दो। ये लिख दिया है, इसको भी मिटा दो। ऐसे लिखो, पॉजिटिव चार्ज के प्लस चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और वही फिर से जेड इफेक्टिव अनुप्रमाणी होता है नेगेटिव चार्ज के। अब समझ में आ रहा है क्या लिखा है? समानुपाती होता है पॉजिटिव चार्ज के, और अनुप्रमानुपाती होता है नेगेटिव चार्ज के। अब ये होता क्या है ये समझो। सबसे पहले तुम्हें जानना पड़ेगा सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियां क्या होती हैं। किसको पता है ये? सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियां, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। नहीं पता, शुरू करता हूँ, समझना। हाइड्रोजन का, हीलियम का और लिथियम का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। देखो एग्जाम्पल किसी का भी ले सकते हैं। ये तीन एलिमेंट हैं, ये लिख लो बच्चे, ये लिख लो पहले, लिख लिया ये और ये लिख लिया। जेड इफेक्टिव से क्या क्या दर्शाते हैं? प्रभाविक नाभिकीय आवेश, पहचान जाओगे ना? दोनों लिख लिए, 1 और 2। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। दिख रहा है बच्चे? हाइड्रोजन का विन्यास किसको पता है? 1s1 होता है। He+ का विन्यास बताओ। He+ का एक इलेक्ट्रॉन 1s1 है, 1s1। तुम्हें आया 1s1 क्यों है? हीलियम का जो सामान्य विन्यास होता है 1s2 होता है हीलियम का, +1 में मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो 1s2 में से एक निकालो क्या बनेगा? 1s1। और देख लो हीलियम का 1s2 होता है कि नहीं? देखो हीलियम यहाँ है बच्चों, 1s2 होता है,
एक इलेक्ट्रॉन निकालो क्या बनेगा 1s1। Li का देखो लिथियम का 1s3 होता है, नो सर, नो सर, 1s1 1s2 2s1 होता है, होता है। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 1s1 आ गया। Yes, sir. क्या सबका अंतिम कोश का जो कॉन्फ़िगरेशन जो विन्यास है 1s1 है? यस सर, मतलब कि इन तीनों प्रजातियों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक। समान है, समान इलेक्ट्रॉन वाली प्रजातियां, सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियां। समझ में आया? मतलब जब हम किसी भी तत्व को उसके आयनिक फॉर्म में लिखने के बाद उसमें जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो उसके दूसरे वाले जिससे तुम कंपेयर कर रहे हो उसमें भी सेम इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो दोनों आपस में कैसे हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियां। कोई भी हो एलिमेंट, कोई भी तत्व हो, जितने उसके लास्ट वाले शेल में इलेक्ट्रॉन है और उतने ही अगर तुम्हारे इसमें भी है तो दोनों को जब तुम कंपेयर करोगे तो दोनों क्या बन जाएंगे? सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियां। समझ में आया? एक और एग्जांपल लिखो। ऑक्सीजन पता है? ऑक्सीजन O-2 और N-3। बताओ ये सब इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियां हैं कि नहीं? कैसे बताओ? करके चेक करोगे बच्चे, ऐसे नहीं बताओगे। करके चेक करोगे तब बताओगे। 10 8 होता है, -2 आ गया, 2p2 होगा, 2p2 नहीं, और क्या? 2p6, 2p2 -2 ज़्यादा दे रहा है, 2 ज़्यादा ले रहा है। बच्चे इधर देखो सिखा रहा हूँ। स्टेबल है। पहले सबसे ऑक्सीजन जब न्यूट्रल होता था उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या था? 1s2 2s2 2p4। ये ऑक्सीजन जब न्यूट्रल होता है जो उसमें लिखा है। यस, और जब नाइट्रोजन न्यूट्रल होता है तब क्या होता है उसका? 1s2 2s2 2p3। ये 2p2 होगा यार। 2 तो 4 सही तो है सर। अगर जब +2 दे देगा तभी तो बचेगा। सही है सर, 2 तो 4 4 अच्छा नाइट्रोजन पहले आता है ऑक्सीजन बाद में आता है, ध्यान नहीं दिया मैंने। हाँ ठीक है, सही है। 2p4 है 2p3 है, ये सही लिखा है कि नहीं? यस सर। किसी को तकलीफ है? कोई तकलीफ है? ये न्यूट्रल स्टेट में लिखा है, जब वो न्यूट्रल रहता है। अब तुमने उसमें ऑक्सीजन में क्या किए? 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। डाल दूं क्या यहाँ पे 2p6 लिख दूं? अब सही है, किसी को तकलीफ? नाइट्रोजन में कितने डाले हैं? 3 डाल दूं? 3 + 3 कितना होता है? लिख दूं 6? यस सर। अब जरा दोनों मिलाओ। 10 सेम है। पूरा नहीं कंपेयर करना है, तुम बस ये देखो कि जो लास्ट वाला कोश है वो सेम है कि नहीं। यस सर। पूरा भी सेम ही आएगा, लेकिन तुम्हें चेक कैसे करना है? चेक करने की, क्योंकि ये जल्दी हो जाएगा। मान लो ये तो 2 4 वाले हैं, 56 का मैंने 54 से कंपेयर कराया होता तब क्या करते? पूरा लिखने बैठ जाते। तब क्या करते? तब लास्ट वाला कोश कंपेयर करते। तो जो अंतिम कोश है वो कंपेयर करो, जो वैलेंस शेल, जिसे वैलेंस कोश कहते हैं, जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन गए होते हैं। जो आखिरी वाला कोश है वो दूसरा कोश है, इसमें कोश नंबर 2, इसमें भी आखिरी कोश दूसरा है। दोनों में इलेक्ट्रॉन 8 है, बोलो हाँ। दोनों इलेक्ट्रॉन 8 है, बोलो हाँ। इलेक्ट्रॉन समान है, समान इलेक्ट्रॉन वाली प्रजातियां, सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियां। आया कि नहीं? क्या बच्चे अंदर है? बच्चे अभी आ जाएगी। इधर देखो, सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजाति समझ में आया? अब मैं ये बता रहा हूँ कि जो भी सम इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे वो लिखाया था अभी पॉजिटिव और नेगेटिव वाला लिखाया था, उन दोनों में ऐसे करके लिख लो बना करके कि यह नियम सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियों पे लागू होता है। ये वाला नहीं, वो जो अभी लिखाया था पॉजिटिव और नेगेटिव वाला, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज वाला भी जो लिखे हो यार, ये वाला रूल, ये दोनों नियम ऐसे बना लो। यह दोनों नियम लिख लो, यह दोनों नियम बोथ दीज रूल्स, इंग्लिश वाले लिखेंगे बोथ दीज रूल्स आर एप्लीकेबल ऑन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। यह दोनों नियम सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियों पर लागू होते हैं। एस इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज सब इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियों पर लागू होते हैं। कहा था ना, 29 मिनट तक वीडियो पूरा सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियों पर लागू होते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ, अब बच्चे ये समझ में आया
सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियों में पॉजिटिव वाले के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड इफेक्टिव, मतलब जिसपे प्लस चार्ज ज्यादा होगा उसका प्रभाविक नाभिकीय आवेश भी ज्यादा होगा। सही बात है। तो अब मुझे बताओ एलाइन, यही बताओ, ये देखो। अब इसमें बताओ इन तीनों में सबसे ज्यादा प्रभाविक नाभिकीय आवेश किसका ज्यादा होगा? क्यों होगा बच्चे? अभी अभी रूल बताया है, नियम बताया है, जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, जिसका प्लस सबसे ज्यादा उसका जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा। लेकिन उस नियम को यहाँ लगाया है क्यों? क्योंकि मैंने अभी लिखाया है ये कौन सी प्रजातियां हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियां हैं, ठीक है। और सम इलेक्ट्रॉनों पे ये रूल लगाना है, कोई दिक्कत? एक और बताओ, ये बताओ, इसमें बताओ जेड इफेक्टिव का ऑर्डर। माइनस के लिए मैंने बताया कि उल्टा चलता है, जिसमें माइनस सबसे ज्यादा उसका प्रभाविक नाभिकीय सबसे कम। तो समझ में आ गया? कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत? किसी को तकलीफ? क्लियर है? मैंने बोला माइनस अगर ज्यादा प्रभाविक नाभिकीय आवेश कम, माइनस अगर ज्यादा प्रभाविक नाभिकीय आवेश कम, तो ज्यादा किसका? सही है, सही है। लेकिन वह नियम यहाँ लगेगा, ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि ये कौन सी प्रजातियां हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियां हैं। तो ऐसे केस में पहला काम क्या चेक करना होगा? सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियां हैं कि नहीं। दोनों एग्जांपल लिख लो और एग्जांपल के नीचे लिख लेना कि पहला काम चेक करो कि सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियां हैं, दूसरा काम नियम लगाओ। 2 स्टेप लिख लो। आज के लिए लेक्चर इतना है, पहले चेक करो फिर अप्लाई करो। सर लेक्चर